नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के आईटीओ में बनी हेराल्ड हाउस पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया, जो कि हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर बना है। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई करते हुए ईडी की एक टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील करते हुए वहां एक नोटिस लगा दिया। ईडी के नोटिस के मुताबिक बिना उसकी इजाजत के यंग इंडियन के दफ्तर में कोई नहीं घुस सकता। ईडी की इस कार्रवाई के बाद यंग इंडियन के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में एक तरफ ईडी एक्शन में है, दूसरी तरफ सियासी दल भी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। सभी एजेंसियां, ईडी हो या अन्य एजेंसी हो, सभी निष्पक्ष होती हैं और निष्पक्ष काम करती हैं। जांच एजेंसियां हैं, अपनी जांच करती हैं। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष हैं, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या जरूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कोई वजह नहीं है, जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। और इसी बीच कांग्रेस ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आज अपने सांसदों की बैठक बुलाई। हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर के सील किए जाने के बाद हंगामे के आसार को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही राहुल और सोनिया गांधी के घर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सुना है कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे, और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं। और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। यंग इंडिया की जो कंपनी की नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर दफ्तर है, 2 दिन से अधिकारियों को बुलाया जा रहा था कि हमें कुछ कागज की आवश्यकता है, आप आइए हमें वो कागज दे दीजिए। कोई अधिकारी जब नहीं आया यंग इंडिया का, तो इन्होंने दफ्तर को, ताकि टेम्परिंग ना हो, टेम्पररी सील किया। जब वो कागज दस्तावेज ले जाएंगे उसे खोल देंगे। इस बीच टेरर फंडिंग केस में कश्मीर में छापे पड़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला समेत 3 जगहों पर टेरर फंडिंग केस में छापेमारी की गई। गुजरात के खेड़ा इलाके में कुछ बदमाशों पर रेलवे के पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप लगा, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। टीम इंडिया ने मेजबान वेस्टइंडीज को तीसरे T20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। बलिया से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ धड़ाम हो गया। बलिया से वायरल हुई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। दरअसल नदी में हो रहे कटान की वजह से एक विशाल पेड़ गिरने का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में दिख रहा हरा भरा पुराना पेड़ घाघरा नदी में समा गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पेड़ के गिरने से हड़कंप मच गया। पेड़ के गिरते ही लोगों में भगदड़ मच गई। एक विशाल पेड़ का पानी के कटान में इस तरह बह जाने का मंजर वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद डरावना था। वायरल वीडियो बासडी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां घाघरा नदी में बढ़ रहे जल स्तर से कई इलाकों में कटान हो रहा है। इस कटान के दौरान एक बड़ा पेड़ देखते देखते घाघरा नदी में समा गया। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों पर खिलाड़ियों को बिरयानी खिलाने की आड़ में 43 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा। ये मामला तब सामने आया जब एसीबी ने 45 लाख रुपए के गलत इस्तेमाल की एफआईआर दर्ज की और आरोप लगा कि इन 45 लाख रुपयों का घोटाला जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों ने किया, जिसमें 43 लाख रुपयों की लूट खिलाड़ियों को बिरयानी खिलाने के नाम पर हुई। जेकेएफए के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने श्रीनगर के मशहूर रेस्टोरेंट का 43 लाख का बिल दिखाया और बताया कि वहां से खिलाड़ियों के लिए बिरयानी आई थी। लेकिन जांच में पता चला कि पूरे कश्मीर में कहीं भी फुटबॉल खिलाड़ियों को बिरयानी का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ।
जम्मू कश्मीर में फुटबॉल मैच के लिए राज्य भर में खेलो इंडिया और मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप जैसे टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, जिनके आयोजन के दौरान आयोजकों ने खिलाड़ियों से बड़ी बड़ी बातें की थी। यहाँ आने का मकसद है, ये जो एकेडमी है, एकेडमी पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। लेकिन जैसे ही ये घोटाला सामने आया, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों पर उंगली उठने लगी, क्योंकि पता चला कि कश्मीर में अलग अलग जगहों पर फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को सहूलियत देने के नाम पर पैसों की हेराफेरी हुई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने कश्मीर डिवीजन के लिए 50 लाख रुपए जारी किए थे और आरोप है कि इस 50 में 43 लाख रुपए फर्जी बिल दिखाकर निकाल लिए गए, जो खिलाड़ियों को बिरयानी खिलाने के नाम पर तैयार किए गए थे। यही नहीं, जांच में पता चला कि हर बिल पर एक ही शख्स के दस्तखत थे। मतलब ये कि कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और मैदान पर पसीना बहाने वालों की अच्छी सुविधा के लिए आया पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो भी उन्हें बिरयानी खिलाने के नाम पर। सुनने में अजीब है, लेकिन ये घोटाला हुआ है। खिलाड़ियों के हक के पैसे की बंदरबांट से जम्मू कश्मीर का नेशनल एंड इंटरनेशनल फुटबॉलर्स फोरम तो खूब भड़का हुआ है। ये गम की बड़ी बात है, पूरी फुटबॉल फेडरेशन जो है इस वक्त गमजदा है इस बात को लेकर के, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इल्जाम आया। इस मामले में एसीबी ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और जेकेएफए के पूर्व अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच जनता को मुफ्त सुविधाएं देने के वादे पर अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, नीति आयोग, वित्त आयोग और आरबीआई से यह जवाब मांगा कि जनता को मुफ्त बिजली और दूसरी सुविधाएं देना कितना सही है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। साथ ही अदालत ने इसका समाधान भी निकालने पर राय देने को कहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाएं देने के अपने फैसलों को सही ठहराया। बुनियादी जरूरत मुफ्त में ही उसको मिलनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने मुफ्त सुविधाएं देने के राजनीतिक दलों के वादे को गलत बताया। जाने को खाली करके लोगों को रेवड़ी खिलाइएगा तो फिर आगे हम लोग विकास और तरक्की कैसे कर पाएंगे। पहाड़ पर हो रही बेहिसाब बारिश लोगों के लिए हर दिन मुश्किलें बढ़ा रही है। ताजा तस्वीरें NH 94 से आई, जहां पत्थरों ने रफ्तार पर रोक लगा दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ों से गिर रहे पत्थर और पेड़ों ने यमुनोत्री नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। दरअसल यहां देखते ही देखते पहाड़ से हुई पत्थरों की बारिश के बाद हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया। सड़क मलबे में तब्दील हो गई और दोनों तरफ से आने जाने वाले यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। सुरक्षा के लिहाज से हम पुलिसकर्मी 2-3 लोग आ रखे हैं। हालांकि हाईवे पर जाम की जानकारी मिलते ही विभाग ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से हाईवे पर बड़े मलबे को हटाया। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली और फिर से NH 94 पर आवाजाही शुरू हो पाई। राष्ट्रीय राजमार्ग लोनीवी विभाग द्वारा JCB मशीन से मलबा हटाया गया, लेकिन मलबे से दलदल की स्थिति इस जगह बन गई। राजमार्ग खुलने के बाद राहगीरों को बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक भूचाल आ गया। फजलुर रहमान ने दावा किया कि सत्ता में रहते हुए इमरान खान शी जिनपिंग के साथ ही डबल गेम खेलने में लगे थे। वो एक खाड़ी देश से घूस लेकर पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के ही दुश्मन बन गए थे। मतलब इमरान खान ने चीन को ही चूना लगा दिया। एक तरफ वो पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए चीन से कर्ज ले रहे थे, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन का निवेश डकार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वे खाड़ी देश से पैसा लेकर चीन के ही CPEC पर अड़ंगा लगाने में लगे थे। फजलुर रहमान ने कहा कि ग्वादर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। कुछ देश ग्वादर से खतरा महसूस कर रहे थे। वो व्यापार के लिए सबसे अहम बंदरगाह होता, लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI ने उस प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। ग्वादर बंदरगाह CPEC के तहत ही विकसित किया जा रहा है। हालांकि फजलुर रहमान ने इस खाड़ी देश का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने CPEC को ठंडे बस्ते में डालने के जो आरोप लगाए उन पर चीन भी इमरान खान को आड़े हाथ ले चुका है। चीन CPEC में हो रही देरी पर पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़का हुआ है। जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा चीन गए थे तो चीन ने उन्हें भी जमकर सुनाया था, क्योंकि CPEC चीन की नाक का सवाल है। वो इस इलाके में चीन का दबदबा बढ़ाने का हथियार है। वो अरब सागर तक चीन की पहुंच बनाने का जरिया है, क्योंकि CPEC हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का 3000 किलोमीटर लंबा ऐसा रूट है जो शुरू होता है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से और जाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में है, इसलिए चीन CPEC पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। बल्कि चीन के लिए CPEC सिर्फ व्यापार बढ़ाने का रास्ता ही नहीं है, उसकी कोशिश ग्वादर में एक नेवल बेस बनाने की भी है। फजलुर रहमान ने दावा किया कि इमरान खान शी जिनपिंग के इतने बड़े सपने को ही चकनाचूर करने में लगे थे। इधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाया कि इमरान खान की पार्टी ने विदेश से गैर कानूनी तरीके से लाखों करोड़ों डॉलर का चंदा जुटाया था।
वहां के चुनाव आयोग के फैसले से इमरान खान और उनकी पार्टी पर बैन भी लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियां विदेशी नागरिकों और कंपनियों से चंदा नहीं जुटा सकती। ये वहां जुर्म है। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से चंदा लिया, जिनमें चंदा देने वाले 34 विदेशी नागरिक भी थे और 351 कंपनियां भी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि पीटीआई ने अपने 13 बैंक अकाउंट की जानकारी भी छिपाई, जो कि पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन है। इसलिए वहां के चुनाव आयोग ने इमरान खान को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं। हालांकि इमरान खान 8 साल पुराने विदेशी फंडिंग के आरोपों को हमेशा नकारते रहे और इस बार भी उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के ताजा फैसले को गलत बताया और उसे चुनौती देने की बात कही। पीटीआई के नेता और इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने सफाई दी कि उनकी पार्टी ने विदेशी नागरिकों से नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले पाकिस्तान के ही नागरिकों से फंड लिया था, जो कि गैर कानूनी नहीं है। वैसे अहम बात यह भी है कि जिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने यह फैसला सुनाया, उन्हें इमरान खान ने ही नियुक्त किया था। लेकिन अब इमरान खान उन्हीं सिकंदर सुल्तान को भ्रष्ट बताकर हटाने की मांग कर रहे हैं। और तो और ये केस भी इमरान खान की पार्टी के ही एक फाउंडिंग मेंबर ने किया था। इधर संसद में फिर हंगामा हुआ। शिवसेना समेत दूसरे विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईडी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। शिवसेना सिंबल समेत दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इस मामले में एकनाथ शिंदे सरकार और उद्धव गुट का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी। सुबह इन मामलों पर फिर सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में कुछ पार्टी प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान कई कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर भी इकट्ठा हुए और डांस कर उद्धव ठाकरे के लिए अपना समर्थन जताया। नई डील के लिए बातचीत शुरू करने की पैरवी की, यानी अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर दुनिया के रोंगटे खड़े करने वाले रूस के तेवर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव मीडिया से बात करते हुए बोले कि रूस ने बार बार कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। देश की राजधानी की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। मॉनसून के दस्तक देते ही दिल्ली वासियों का सड़क पर चलना दुभर हो गया। दिल वालों की दिल्ली इन दिनों मॉनसून की मार झेल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों को ही, जो पानी में भीगते, डूबते और खुद को बचाते हुए नजर आए। जहां सड़कों पर कमर तक पानी भरा था और बच्चे मुश्किल से दीवारों के सहारे सड़क को पार कर रहे थे। कुछ बच्चे तो एक दूसरे का सहारा लेकर सड़क पार करते हुए नजर आए। कालिदास ने मॉनसून को अपनी रचना से रोमांटिक बनाया, लेकिन सिस्टम ने क्या हालत कर दी है, यहाँ आप देखिए दिल्ली की सड़कों पर। ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 की है, जहाँ कुछ ही देर की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए और लोग बेहद परेशान दिखाई दिए। महंगी बिजली के मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका सुलग उठा। जोहानिसबर्ग में तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि हंगामे के दौरान 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसका असर भी देखने को मिला। जैसे ही पुलिस ने वहां गोलीबारी शुरू की, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में जोहानिसबर्ग में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों ने हंगामे की शक्ल ले ली। वहां देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में आग लगा दी और सड़कों पर जगह जगह टायर जलाकर भी बिजली की आसमान छूती कीमतों का विरोध किया। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन वो विरोधियों के निशाने पर आ गई। आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन ने दावा किया कि 2 लोगों के शव उस इमारत के पास मिले जिसे प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब दक्षिण अफ्रीका में बुनियादी सेवाओं के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी और बढ़ते जुर्म के खिलाफ विरोध की आग सुलगती रही है। अब लोग महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सामने आई तस्वीरों में दूर दूर तक सड़कों पर प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। जगह जगह टायरों में आग लगी दिखाई दी और इलाके में धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने में पूरी जान झोंक दी, जबकि प्रदर्शनकारी भी वहां पूरी तैयारी से पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस वालों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। इधर पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को 11 अगस्त के बजाय 6 दिन पहले इसी शुक्रवार से बंद करने के संकेत दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमीन खिसकने से यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिर गया। इससे दोनों तरफ हाईवे में कई लोग फंस गए।
यूपी के इटावा में भारी बारिश की वजह से एक कार अंडरपास में फंस गई, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। आगरा में चलती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। बीच सड़क बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगरा से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, जहां चलती मोटरसाइकिल में अचानक बीच सड़क आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल चला रहे युवक ने सही समय पर किसी तरह मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटों में जल रही मोटरसाइकिल का ये वीडियो आगरा के थाना फतेहाबाद इलाके का है, जहां पर बाजार में एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। तभी अचानक आग की लपटें उठना शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लगी। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। हालांकि इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन चंद मिनटों में आग की लपटों में मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक निजी स्कूल की बस रेलवे फाटक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। बताया गया कि घटना के वक्त बस में 40 बच्चे सवार थे। ऐसे में ड्राइवर पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा, क्योंकि सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि रेलवे फाटक बंद हो रहा था। तभी ड्राइवर बस को रोकने के बजाय चलाते हुए आगे ले गया, जिस वजह से रेलवे फाटक बस के पिछले हिस्से से टकराने के बाद टूट गया। ड्राइवर की इस लापरवाही की वजह से बस में सवार बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने इसकी परवाह नहीं की और बस को लेकर वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बताया कि स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। इधर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर नया बिल आएगा। सरकार ने संसद से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें कुछ बदलाव करने की सिफारिश की थी। साथ ही सरकार ने जल्द नया बिल सदन में लाने की बात भी कही। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक डीटीसी की बस ने 2 छात्रों को कुचल दिया, जिससे एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त एक क्लर्क के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान वहां से बड़ी रकम मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि इस छापेमारी के बाद आरोपी क्लर्क ने जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आइलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। ये ज्वालामुखी राजधानी रेकियाविक के पास ही फटा, जिससे गर्म लावे दरिया की तरह बहता हुआ नजर आया। ज्वालामुखी से निकलता गर्म लावा आइलैंड की राजधानी से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर है और आइलैंड का मुख्य पोर्ट भी पास में है। हालांकि एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी फटने के बाद भी उड़ानों पर कोई असर नहीं हुआ। ज्वालामुखी फटने के बाद आग का दरिया बन गया। वीडियो में ज्वालामुखी से लाल लावा बहता दिखाई दिया। गर्म लावे के रास्ते में जो कुछ आया सब राख होता गया। आइलैंड के मौसम विज्ञान कार्यालय की तरफ से लोगों को ज्वालामुखी के पास नहीं जाने की चेतावनी दी गई। पाकिस्तान की फौज के लापता हेलीकॉप्टर पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने की जंग लड़ रही बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के एक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 लोग मौजूद थे और यह हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के आसमान में काफी नीचे उड़ान भर रहा था जब वो अचानक गायब हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक जनरल सरफराज अपने कई साथियों के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। उसी वक्त बीएलए के लड़ाकों ने उस हेलीकॉप्टर पर निशाना साधते हुए स्ट्रिंगर मिसाइल चला दी। निशाना एकदम सटीक साबित हुआ और मिसाइल ने हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने उस जगह की भी पहचान बता दी जहां ढेर होने के बाद हेलीकॉप्टर गिरा, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये दावा पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन अब तक पाकिस्तान की फौज और आईएसआई मिलकर बीएलए जैसे संगठनों पर नकेल कसते रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी फौज के जुल्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि अब बीएलए के पास स्ट्रिंगर जैसी खतरनाक मिसाइल पहुंच चुकी है और दावा है कि इसी मिसाइल से बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। अमेरिका में बनी स्ट्रिंगर मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन में चल रही जंग में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो हल्की हैं और सटीक निशाना लगाने में बेजोड़ भी हैं। खास बात यह कि चाहे जमीन से हवा में निशाना लगाना हो या हेलीकॉप्टर में बैठकर मिसाइल दागनी पड़े, स्ट्रिंगर मिसाइलें दोनों ही कामों में बेजोड़ हैं। लेकिन बीएलए जैसे संगठनों के लिए ये स्ट्रिंगर मिसाइल बेहद उपयोगी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे दागने के लिए बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी जरूरी नहीं है और दूसरी बात यह कि इसे एक पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है। मतलब इतना छोटा लॉन्चर कि एक आदमी कंधे पर लॉन्चर को रखकर मिसाइल दाग सकता है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन यह है कि अब ऐसी ताकत बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के पास पहुंच चुकी है। बंदूकों और बमों की तो पहले से ही उनके पास कोई कमी नहीं थी। अब बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि तेज भी हुए हैं। पहले फरवरी में पाकिस्तानी फौज की टुकड़ियों पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया था।
बीएलए ने उस हमले में पाकिस्तानी फौज के 100 से ज्यादा जवानों को मारने का दावा किया था। इसके बाद अप्रैल में कराची में एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह हमला कराची यूनिवर्सिटी में चीन की भाषा सिखाने वाले सेंटर के सामने हुआ था और हमले में चीन के 6 नागरिकों के मरने की खबर आई थी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होने की वजह इसलिए थी क्योंकि बीएलए लगातार पाकिस्तान में चीन का विरोध कर रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों को पाकिस्तान की सरकार चीन को बेच रही है, लेकिन इस बार जिस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने ली वो पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस हमले के जरिए पाकिस्तान की फौज के चेहरे से मुखौटा उतारने की कोशिश की गई है। बाढ़ की मार झेल रहे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज राहत और बचाव का अभियान चला रही है और दावा यह किया जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज का यह हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में ही लगा हुआ है। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान की फौज पर गंभीर आरोप लगाए और यह दावा किया कि मदद करने के नाम पर पाकिस्तान की फौज केवल ढोंग कर रही है, जबकि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल केवल बलोच नेताओं और लड़ाकों के ठिकानों पर बम और मिसाइलें दागने के लिए किया जाता था। दूसरी बात यह कि इस हमले में पाकिस्तान की फौज ने अपने कुछ बड़े अफसरों को खो दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का। सरफराज अली पाकिस्तान की फौज के अगले चीफ बनने की रेस में शामिल थे। उनके जिम्मे पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत था। बलोच क्रांतिकारियों के निशाने पर वो लंबे वक्त से थे। बलूचिस्तान में लोगों के अपहरण से लेकर कत्ल तक के आरोप उन पर लगते रहे, लेकिन इस बार के हमले में जनरल सरफराज को मारकर बीएलए का इंतकाम पूरा हो गया। उनके साथ डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद के भी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा एक ब्रिगेडियर रैंक के अफसर भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हर बार की तरह बलोच लिबरेशन आर्मी के दावे पर पाकिस्तान की फौज पूरी तरह खामोश है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई अब बलूचिस्तान में कुछ बड़े ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इधर ओडिशा के कई विधायक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। ओडिशा विधानसभा स्पीकर और कुछ विधायकों ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें चुनाव जीतने पर बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से ताल्लुक रखती हैं। यूपी के हमीरपुर में टायर फटने से एक ट्रक पलट गया जिससे ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक कुरियर कंपनी में रखे एक पार्सल में आग लग गई। इसके बाद यह आग पूरी इमारत में फैली और इससे वहां लाखों का माल जलकर राख हो गया। यूपी के संभल जिले में एक कार अचानक से आग का गोला बन गई। देखते देखते कार से आग के शोले उठने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। फौरन लोग कई तरकीब निकालने लगे। लोगों की तरकीबें काम न आई और कार जलकर राख हो गई। बताया गया कि इस कार में आग बैटरी स्पार्किंग से लगी थी, जबकि पुलिस ने आग लगने की वजह गैस रिफिलिंग को बताया। हालांकि इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कार में आग की उठती लपटों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संभल के हयात नगर इलाके की इस कार में लगी आग से एक बच्चा भी झुलस गया। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया। तीनों जगहों पर पुलिस वालों की तैनाती ऐसे समय में बढ़ाई गई जब एक रोज पहले ही ईडी ने दिल्ली के नेशनल हेराल्ड दफ्तर समेत देश भर में 12 जगहों पर छापे मारे थे। और करीब 24 घंटे बाद ही दिल्ली में सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। इसके साथ ही राहुल गांधी के घर के बाहर भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। वहां एक बस में भरकर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। आशंका जताई गई कि उन जगहों पर भी ईडी के छापे पड़ सकते हैं। ईडी की रेड यहाँ भी हो सकती है, यानी 10 जनपद पर हो सकती है जहाँ सोनिया गांधी का आवास है, या फिर 24 अकबर रोड में हो सकती है। इस कार्रवाई की खबर लगते ही कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पार्टी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। प्रायोजित है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, प्रतिशोध। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक करके आगे की रणनीति बनाई। इधर अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। नौसेना ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 82,000 से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं। पुरातत्व विभाग भी आजादी का अमृत महोत्सव अभियान में शामिल हो गया। इसके तहत उसने शुक्रवार से 15 अगस्त तक देश के कई स्मारकों में पर्यटकों को मुफ्त एंट्री देने का ऐलान किया।
सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर वहां आतंकी हमले की आशंका जताई। इसके बाद किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी के सहारनपुर में छिनैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया। छिनैती की यह वारदात चंद सेकंड में हुई। महिला रिक्शे पर बैठकर जा रही थी, साथ में छोटा बच्चा भी था। तभी अचानक से रिक्शे के बगल में बाइक पर सवार 3 बदमाश आए। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले तीनों में से एक ने पर्स छीन लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इस वारदात को देखकर लोग सख्ती में आ गए, क्योंकि जहां छिनैती की घटना हुई वो सहारनपुर की पॉश कॉलोनी आवास विकास कॉलोनी की थी। महिला से लूट की हैरान करने वाली वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके जरिए पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। लेकिन अभी तक तीनों लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि आतंकी संगठन अलकायदा अपने सरगना अल जवाहिरी की मौत का बदला ले सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन से मिसाइल दागकर 31 जुलाई को अल जवाहिरी को मार गिराया था, जिसके बाद उसे ये डर सता रहा है कि अलकायदा के आतंकी अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ने ही अलकायदा की कमान संभाल रखी थी। कहा जाता है कि 2011 में लादेन के खात्मे के बाद उसने अलकायदा को बिखरने नहीं दिया था। अल जवाहिरी ने न सिर्फ पूरी दुनिया में इस संगठन के आतंक को बनाए रखा था, बल्कि अलकायदा की ताकत बढ़ाने में वो लगा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने वीडियो जारी करके आतंकी हमलों की धमकियां भी देता था। लेकिन अमेरिका ने ड्रोन से हमला करके अल जवाहिरी को ढेर कर दिया और अब उसके मारे जाने के बाद अमेरिका की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि उसके नागरिकों से अलकायदा के आतंकी बदला ले सकते हैं और इसके लिए वो दुनिया भर के कई देशों में मौजूद उसके नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद उसके संगठन के लोग अमेरिका से बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। वो पूरी दुनिया में फैले अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक अलकायदा के आतंकी न सिर्फ बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि वो अमेरिकी नागरिकों की हत्या भी कर सकते हैं। चेतावनी ये भी दी गई कि अल जवाहिरी की हत्या का बदला लेने के लिए आतंकी अमेरिकी लोगों का अपहरण कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका के अलर्ट में हाईजैकिंग और बम धमाकों की भी आशंका जताई गई और खासतौर पर उन अमेरिकी नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है जो किसी दूसरे देश की यात्रा करने जा रहे हो या फिर किसी और देश में घूमने के लिए गए हों, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उसके ऐसे नागरिकों को अलकायदा के आतंकी आसानी से निशाना बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि अपने आका अल जवाहिरी की मौत के बाद वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। असल में अमेरिका ने बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 31 जुलाई को काबुल के एक घर में रह रहे अल जवाहिरी को मार गिराया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल करके 2 हेलफायर मिसाइलें उस मकान पर दागी थीं जिसमें अल जवाहिरी मौजूद था। दावा किया गया कि मिसाइलों के उस हमले में अल जवाहिरी का खात्मा हो गया था। हालांकि उसकी मौत का ऐलान एक दिन बाद खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने किया था। उधर हाईवेज पर टोल प्लाजा की जगह नई तकनीक आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि देश में हाईवे पर टोल प्लाजा की जगह जल्द नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। सेना प्रमुख मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग विदेश में रह रहे भारतीयों को ठगने की कोशिश करते थे। तो वहीं पटियाला में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने। स्टेट बैंक की मेन ब्रांच से एक बच्चा नोटों से भरा बैग लेकर निकल गया। चोरी की यह वारदात बैंक में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन 3 तस्वीरों के जरिए चोरी की इस वारदात को समझिए। नाबालिग आरोपी आराम से बैंक में घुसा। इस दौरान किसी को शक भी नहीं हुआ। थोड़ी देर में इसने नोटों से भरा बैग हाथ में लिया और लटकाते हुए निकल गया। तीसरी तस्वीर बैंक के बाहर की है, जिसमें आरोपी कंधे पर बैग लटकाकर आराम से निकल गया। चोरी की सनसनीखेज वारदात पटियाला के शेरावाला गेट के स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में हुई। बताया गया कि जिस नोटों से भरा बैग नाबालिग लेकर गया उसमें कुल 35 लाख रुपए थे और ये रुपए ATM मशीन में डाले जाने थे। जानकारी है कि इस बच्चे के साथ एक शख्स और था जो काफी समय से उस बैंक में आने जाने वालों पर नजर रख रहा था। फिलहाल दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शख्स की ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ हाथापाई हो गई। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने एक शख्स को नो एंट्री वाली सड़क पर कार ले जाने से रोका था, जिस पर वो शख्स पुलिस वाले से भिड़ गया और बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों के बीच लात घूंसे चलते रहे, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की।
लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौका मिलते ही उस शख्स पर घूंसे बरसाता रहा। घटना की जानकारी मिलने पर एक और पुलिस वाला वहां पहुंचा। उसने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट और बहस का सिलसिला जारी रहा। बीच सड़क पर हुए इस बवाल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास हो गया। नेशनल एंटी डोपिंग बिल अब राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बिल के पास होने के बाद खिलाड़ियों के डोप टेस्ट अब देश में ही होंगे। साथ ही विदेशों से आने वाले सैंपलों की भी जांच देश की इन लैब में की जाएगी। भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गंभीर है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया। जबलपुर के अस्पताल में हुए आग हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई और उसने राज्य के सभी अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट करवाने का आदेश दिया। इसके तहत अस्पतालों में आग लगने के दौरान राहत और बचाव के इंतजामों को परखा जाएगा। संयुक्त रूप से हॉस्पिटल के संचालन की सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे।